नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोग साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन किए थे। ठीक है, साइंस का इंट्रोडक्शन हमारा पिछले वीडियो में हो गया था और हम लोग बोले थे कि हम जब अब फिजिक्स पढ़ने का जो शुरुआत कर रहे हैं, हम शुरू से जानेंगे कि इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें, और फिर हमें 11-12 का जो कोर्स है किस तरह से पढ़ना है, कवर करना है। ठीक है, तो साइंस का तो इंट्रोडक्शन कर लिया था और बात बात यही हो रही थी कि साइंस का क्या है, फिजिक्स एक पार्ट है। तो अगर अभी तक आप मतलब कहने का मतलब है बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आप 3 साल से साइंस पढ़ रहे हैं और आपका 9-10 में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का डिवीजन भी हो चुका है साइंस में, है ना। तो मतलब कि आप इस सब्जेक्ट को पहले से जान रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ रहे थे। 9 में आप देखें तो आपने मोशन पढ़ा, है ना। आपने कहीं ना कहीं मोशन पढ़ा, आप स्पीड के बारे में पढ़े, एक्सीलरेशन, इक्वेशन, 3 इक्वेशन पढ़े मोशन से रिलेटेड। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 10 में पढ़ा, है ना। ठीक, आप नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नेचुरल फेनोमेना भी उसमें पढ़ा 10 में। ठीक है, आपने लाइट एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा लाइट के चैप्टर में। ठीक, आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा, ये 7-8 क्लास में आपने पढ़ा होगा एनर्जी के बारे में। उसमें आया होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, कैसे एनर्जी, अलग अलग एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपने कवर किया। ठीक है, आपने बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना को भी समझा कि नेचर में ऐसा क्यों हो रहा है, कि स्काई ब्लू क्यों है, रेनबो कैसे फॉर्म करते हैं, और सोलर सिस्टम के भी बारे में आपने जाना। अगर 7-8 का बात करें तो 7-8 में आया था आपका सोलर सिस्टम और यूनिवर्स, है ना। तो यूनिवर्स के बारे में इन सब टॉपिक को आपने कवर किया है। ठीक है, तो अगर बात माने इसी के एक्सपीरियंस के आधार पे, तो आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा। तो आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेना को पढ़ा। ठीक है, अब एक बार अगर बात कर ले सब्जेक्चुअल, है ना, सब्जेक्टिव बात कर ले कि क्या है फिजिक्स, तो फिजिक्स साइंस का एक पार्ट है। ठीक है, एक बेसिक डिसिप्लिन है फिजिक्स ना, साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम इसको नेचुरल साइंस बोलते हैं। ठीक है, नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, उसका एक पार्ट। नेचुरल साइंस को समझने का 3 तरीका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तीनों का क्या क्या बेसिस है। पहले बायो का बात कर लें, तो आप यहाँ देखेंगे बायो में कि जब भी बायो का कुछ भी बात हो रहा था तो वहाँ कहीं ना कहीं लिविंग क्रिएचर आ रहे थे। तो बायो नेचर में उस नज़रिए से देखता है जहाँ पर लाइफ आता है ना। तो बायो का एक ही काम है कि कहीं पर अगर लाइफ है तो उसको वो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, वही केमिस्ट्री में क्या होता है, कॉम्पोजिशन, है ना, कि नेचर या आपके सराउंडिंग यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ है, उनमें बहुत सारा चीज़ हो सकता है। उसका कंपोजिशन क्या है, जैसे कि आपने एयर पढ़ा या एटमॉस्फेयर पढ़ा, तो आपने पढ़ा कि उसमें नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना है ना, अदर गैस का कंपोजिशन कितना है, ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना है ना, नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना है। एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर पे डिवाइड करके पढ़ा, है ना। फिर इस तरह से आप कंपोजिशन पढ़ा एयर चैप्टर में। या फिर आप देख लीजिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, है ना, जहाँ पर आपका पीरियोडिक टेबल पहली बार आया, जहाँ पर आपने अलग अलग एलिमेंट को एटॉमिक नंबर, मास नंबर के आधार पर डिवाइड किया और उसका अलग अलग प्रॉपर्टी को आपने देखा। तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कंपोजिशन, है ना, कि क्या क्या हर चीज़ में क्या क्या अलग है और उस अलग के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, यही आता है फिजिक्स में। ठीक है, अगर फिजिक्स का बात करें तो ये वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, है ना। संस्कृत में या हिंदी में हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स के लिए भौतिकी, जिसका भी मतलब होता है फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि सिंपल भाषा में नेचर। तो आप फिजिकल वर्ल्ड बोलिए, नेचर बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो सब फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर प्रॉपर डेफिनेशन का बात करें तो उसका ज़रूरत भी नहीं है और इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं है फिजिक्स का, है ना। लेकिन फिजिक्स का एक मेथड है, ठीक है, जो हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स जनरली जो पढ़ने का मेथड है, या फिजिक्स में जो भी थ्योरी आई या आगे जो भी थ्योरी आएगी, वो इस मेथड को फॉलो करेगी, इन 2 मेथड को। कौन से 2 मेथड है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है यूनिफिकेशन और रिडक्शन, पहले तो हम इसका डायरेक्ट वर्ड मीनिंग पे बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद करेंगे कि हम अलग अलग कहानी को देखेंगे फिर से, है ना। और कहानी के आधार पर समझेंगे कि फिजिक्स में किस तरह से यूनिफिकेशन और रिडक्शन के बेसिस पे डेवलपमेंट हुआ, है ना, और उसका कैसे यूज होगा आगे। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि फिजिसिस्ट क्या करते हैं। ठीक,
तो पहले बात करते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एकत्रित करना, एक जगह लेके आना, है ना, है ना। तो यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हमको बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, है ना। हम आसपास देख रहे हैं, जैसे कि सराउंडिंग में पेड़ है, क्या है आपका, मैनमेड सराउंडिंग में बिल्डिंग है, पेड़ है, टावर वगैरह दिखाई दे रहा है, पक्षी वगैरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ है, तो इनमें कॉमन क्या है, ठीक है, उसको लेके हम उसको यूनिफाई करना चालू करेंगे, ठीक है। ये होता है यूनिफिकेशन का मेथड। जैसे हम कॉमन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सब में कॉमन क्या होगा कि सबका कुछ ना कुछ वेट होगा, ये कॉमन हो सकता है कि चाहे बिल्डिंग हो उसका भी कुछ वेट होगा, चाहे हवा हो चाहे उसका भी कुछ वेट होगा, है ना। चाहे आपका पेड़ हो उसका भी कुछ वेट होगा, पत्ता हो उसका भी कुछ वेट होगा, धरती है उसका भी कुछ वेट है, आप है उसका भी कुछ वेट है। तो ये हो गया एक कॉमन चीज़, जिसको हमने देखा कि सब चीज़ में वेट है, तो वेट के आधार पर हम क्या बता सकते हैं ना, या मास के आधार पर हम क्या बता सकते हैं सबका, ठीक है। ये हो गया यूनिफिकेशन मेथड। रिडक्शन, रिडक्शन मेथड का बात करें तो हम क्या करते हैं कि जो जो अब जैसे कि एक सब चीज़, सब में एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो अनकॉमन है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसको हम हटाते हैं, ठीक है। जैसे यही जो अभी एग्जांपल दिखाई दिया, तो इसमें अनकॉमन ये हो जाएगा कि जैसे कि कुछ इसमें लिविंग क्रिएचर था, कुछ नॉन लिविंग, ठीक है। तो उसको हम ये सब चीज़ ध्यान नहीं दिए और सिर्फ मेन चीज़ पे किस पे फोकस किए कि उसका वेट है ना। या हमने मोशन का बात की है, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम उसमें बहुत सारी चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो खैर हम आगे अब बताने जा रहे हैं। ये तो वर्ड का मीनिंग हुआ कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम अब जो बात करने जा रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है ना, कैसे फिजिक्स लोग, फिजिसिस्ट कैसे इस सब्जेक्ट को और यूनिवर्स को समझा, डिफाइन किया, और आगे क्या होगा, ठीक है, आगे फिजिक्स में क्या हो सकता है, इसका क्या स्कोप है। तो अभी हम तो फिलहाल अभी इस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छा से बताते हैं, पहले आप समझ जाइए इस सब्जेक्ट को, ठीक है। फिर तो हमको साल भर पढ़ना ही है ना, सब्जेक्टिव पढ़ना ही है, अलग अलग हम डिवाइड करके उस मेथड पे भी बात करेंगे कि हम लोग को पढ़ना कैसे है ना। इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए। चलिए तो अब बात करते हैं अपने कहानी का। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में बात किया था कि जो जिस साइंस को हम जान रहे हैं उसकी कहानी शुरुआत हुई थी 16th सेंचुरी के बाद लगभग, है ना। तो 16th सेंचुरी के बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ उसी को हम आज पढ़ते हैं। हम ये भी बात किए कि उसके पहले भी हुआ था कि पिछले एंशियंट समय में भी जब सिविलाइजेशन थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, तो उस समय भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन क्योंकि जहाँ पर डेवलपमेंट हुआ वो जो भी यूनिवर्सिटी थी वो सब कहीं ना कहीं तबाह हो गई, किसी न किसी कारणवश तबाह हो गई, या आज वो मौजूद नहीं है। तो उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सब खत्म हो गया, और उसका पूरा एक जो भी हमने डेवलपमेंट किया था सब खत्म हो गया, ठीक है, उसका हम लाभ नहीं उठा पाए। तो फिर से जब लोग सोचना चालू किए तो 16th सेंचुरी से डेवलपमेंट होना चालू किया। तो 16th सेंचुरी के बाद फिजिक्स में क्या हुआ, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, नेचर, ठीक है। इसी बात को ध्यान पर रखिए, नेचर, फिजिकल वर्ल्ड या यूनिवर्स, इसी को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के जो जो भी साइंटिस्ट हुए है ना, जिस भी महान साइंटिस्ट हुए उनका ध्यान इसी पे गया है ना। नेचर में क्या कॉमन है ना, मेथड क्या होता है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। तो क्या कॉमन है ना, क्या छाट के हम पूरा एक यूनिफॉर्म फॉर्म में हम सबको बता सकते हैं, सब जो भी यूनिवर्स या नेचर है उसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नाम अगर आपने सुना होगा, ठीक है, तो न्यूटन, है ना। न्यूटन का इंट्रोडक्शन आपका हो चुका होगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आपने थ्योरी भी पढ़ लिए होंगे, है ना। लॉज ऑफ मोशन पढ़ा आपने, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना, फर्स्ट लॉ। तो आपने 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, एक्शन रिएक्शन, है ना। फोर्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं इन्हीं से इंट्रोडक्शन आपको मिला, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्हीं का दिया हुआ है ना। केपलर्स लॉ जो पढ़ा उसको एक्सप्लेन करने वाले न्यूटन ही थे। और अब जो आप 11-12 में एक मैथ का ब्रांच पढ़ेंगे, कैलकुलस, है ना, जिसमें आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह आता है, वो कहीं ना कहीं न्यूटन ने ही डेवलप किया था फिजिक्स को आराम से मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए, है ना। फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स के आधार पर बताने के लिए। तो चलिए न्यूटन पे आते हैं। न्यूटन ने क्या किया, तो न्यूटन को पूरा यूनिवर्स जो है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन दिखता था, है ना। उसको पूरे यूनिवर्स को ये समझना चाहते थे, लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते थे, ठीक है, कि यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स में क्या है, क्या चीज़ कॉमन है जिसके आधार पर पूरा यूनिवर्स को हम समझ सकते हैं।
है ना। उसी को समझाने के लिए इन्होंने बुक लिखा प्रिंसिपिया द फिलोसफी ऑफ नेचर, जिसमें आपका लॉज ऑफ मोशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और इवन की आपका ये जो बात किया हमने केप्लर्स लॉ का एक्सप्लेनेशन, ये सारा 3 पार्ट इसी बुक में है। ठीक है, तो इस बुक के आधार पर उन्होंने नेचर में एक्सप्लेन करना चालू किया कि ये जो नेचर है या ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें कॉमन क्या है, पूरे ब्रह्मांड में क्या चीज़ है जिसके आधार पर हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया मास का, है ना, कि पूरा ब्रह्मांड में मास कॉमन है, मास के आधार पर हम पूरा ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्स को हम मास के आधार पर समझ सकते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए इन्हीं के लॉ का, है ना। आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ का बात आप नहीं कर सकते हैं अगर जिस चीज़ के लिए बात आप उस लॉ को लगा रहे हैं या जिस जो बात करना चाह रहे हैं, है ना, अगर उस बॉडी या उस चीज़ का कोई मास ना हो, है ना। जैसे फर्स्ट लॉ था इनर्शिया का, इनर्शिया पूरा मास पे ही डिपेंड करता है। किसी का इनर्शिया कम या ज़्यादा मतलब बढ़े या घटेगा तभी जब उसका मास बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो इनर्शिया फर्स्ट लॉ, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, कोई चीज़ चलता है तो चलता हुआ रहेगा। ठीक है, ये पूरा मास पे डिफाइंड था। ठीक है, कोई भारी ऑब्जेक्ट है तो आप सिंपल सा बात है, आपको उसको मूव करने में दिक्कत होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसको रेस्ट से मोशन में लाने में आपको दिक्कत होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये था फर्स्ट लॉ जो कि न्यूटन ने एक्सप्लेन किया, जो कि किसके आधार पर था, मास के आधार पर। दूसरा जो था, ठीक है, दूसरा जो था वो आपको क्या था, मोमेंटम का, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको क्या बताता है, फोर्स। और अगर आप ध्यान दें मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो ये भी जो सेकंड लॉ है वो भी मास पर डिफाइन है। और एक्शन और रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन तभी वर्क करेगा जब आप किसी पे सबसे पहले एक्शन करेंगे तब रिएक्शन होगा। और एक्शन आप किस पे कर सकते हैं, आप लाइट पे तो एक्शन कर नहीं सकते हैं जिसके पास मास नहीं है। आप किस पे एक्शन कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन कर सकते हैं, बॉक्स, है ना, या किसी आदमी को ढकेलेंगे तो आपको, या आप नाव का जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा, ठीक है, या चलने का जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा एक्शन रिएक्शन से, तो अगर मास है तभी ये सब लॉ वैलिड है। इवन की सबसे जो इनका फेमस लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी सबसे पहला चीज़ जो अकाउंट में लेता है वो है मास, कि अगर 2 बॉडी है जिनके पास मास है तभी वो कितने ही भी दूरी पर रखे हों उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो न्यूटन का कहना था कि जो पूरा यूनिवर्स है वो क्या है, उसको हम मास के बेसिस पे समझ सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में एक चीज़ क्या कॉमन है, मास, जिसके आधार पर हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं। ठीक है, इवन कि न्यूटन ने कोशिश किया कि लाइट जो है उसको भी मास के आधार पर समझाने की कोशिश किया, जिसको कॉर्पसल थ्योरीज के नाम से फेमस है, जो बाद में जाके गलत हो गया। तो उन्होंने पूरा जो भी यूनिवर्स है उसमें हर चीज़ को मास के आधार पर समझाने का कोशिश किया। सबको बोला कि पूरा यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, मास, और उसके आधार पर हम पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं। तो यूनिवर्स में क्या है, कॉमन है, मास, न्यूटन के समय तक। ठीक है, इवन की लाइट को भी न्यूटन ने मास के फॉर्म से रिप्रेजेंट करके सब कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन भी हो जा रही थी, है ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो जा रही थी, जबकि डिफ्रैक्शन वगैरह एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब 12th क्लास में हमारा लाइट का थ्योरी आएगा तो। ठीक, तो न्यूटन ने यूनिवर्स को मास के कॉन्सेप्ट पे समझाने की कोशिश किया, बोला कि पूरा यूनिवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, मास के आधार पे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आगे सालों में आगे जाके क्या हुआ कि इनकी थ्योरी कहीं कहीं थोड़ा बहुत गलत होने लगी। जब एनर्जी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, लोग का ध्यान एनर्जी की तरफ गया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्हें बताया कि सारा जो फेनोमेनन है, नेचुरल फेनोमेनन, अब सिर्फ मास के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें एनर्जी को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। और फिर ये बात निकल के आया कि यूनिवर्स जो है, तो हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, फिजिक्स का जो फिजिकल वर्ल्ड जिसको बोला है या यूनिवर्स बोल रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन मास नहीं है, एनर्जी भी है। सब चीज़ मास और एनर्जी के फॉर्म में है ना, या तो किसी चीज़ में मास है या किसी चीज़ में एनर्जी है, और इन दोनों में से कोई एक चीज़ है तभी वो यूनिवर्स में है। आप कोई भी अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज़ को देख लीजिए, है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ या तो एक उसमें मास होगा या तो एनर्जी होगा। ठीक है, चाहे आप हो तो आप में भी मास है। ठीक है, लाइट है, वो मास नहीं है, वो एनर्जी है उसमें। ठीक है, तो और भी आप जो भी चीज़ अपने आसपास देख रहे हैं, जिसको भी देखना है आप देख लीजिए, उसमें या तो मास है या तो फिर वो एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, साउंड है एनर्जी के फॉर्म में, लाइट है एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, तो या तो
सिंपल सा बात है, ये यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ कॉमन है ना, वो है मास और एनर्जी। तब उसके बाद जो अगर बात करें हम 20वीं सेंचुरी की, तब उसमें आता है नाम आइंस्टाइन का। ठीक है, आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, ठीक है, अब क्या किया आइंस्टाइन ने, ऐसे तो आइंस्टाइन फेमस है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी थ्योरी है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बात किया जा सकता है, लेकिन इसको आपको 11-12 में नहीं पढ़ना है, आपको पहले 11 में मोशन पढ़ना है। तब आप मोशन पहले एक बार समझ लेंगे, तभी आप रिलेटिविटी का थ्योरी समझ सकते हैं। खैर, इसका बात होगा आगे, जब आप फिजिक्स को अपने कोर्स में आप ऐड करिएगा, तो आप अगर फिजिक्स को परस्यू कीजिएगा तो आपको रिलेटिविटी पढ़ने के लिए मिलेगा। इन्हें नोबेल मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकली। ठीक है, और जो सबसे फेमस हुए ये, वो किसके चलते हुए, रिलेटिविटी में ही इनका एक कॉन्सेप्ट आया था, जो फार्मूला है E=mc²। हाँ, E=mc²। क्या इंपॉर्टेंस है इस फार्मूला का, बात करते हैं। तो अभी तक हम जब न्यूटन की कहानी सुने, तो न्यूटन ने पूरा यूनिवर्स नेचर मास के आधार पे कंसीडर किया। फिर इन न्यूटन और आइंस्टाइन के बीच में जितने साइंटिस्ट आए, वो कहा है कि नहीं, यूनिवर्स सिर्फ मास के आधार पर एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, मास और एनर्जी के आधार पे सब चीज़ यूनिवर्स में एक्सप्लेन हो सकता है। तो हम जो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे, या तो मास के आधार पर पढ़ेंगे या तो एनर्जी के आधार पे। ये फिजिसिस्ट आइंस्टीन और न्यूटन के बीच में जितने फिजिसिस्ट आए, उनका कहना था कहीं ना कहीं। उसके बाद जब आइंस्टीन आए, तो इन्होंने यूनिफाई कर दिया, फिर से वो टूल यूज़ किया यूनिफिकेशन का, रिडक्शन का। ठीक है, और ये यूनिफिकेशन के इस फॉर्मूला में दिखाई देता, कौन सा, E=mc² फॉर्मूला में। तो E=mc² क्या कहता है, पहले फॉर्मूला को समझिए, तब आप देखेंगे कि किस तरह से मास और एनर्जी यूनिफाई हो जाता है। E=mc² बोलता है कि E=mc², mc यानी कि मास इंटू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये बोलता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका उल्टा मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज़ मास है तो उसमें इतना एनर्जी होगी, और कोई चीज़ में एनर्जी है तो उसमें इतना मास हो सकता है, या कन्वर्ट करके लाया जा सकता है। पहला एग्जांपल इसका देता है, मास टू एनर्जी कन्वर्सेशन। ठीक है, इस फॉर्मूला के आधार पर, जैसे कि कोयला है ना, कोयला, आप 2 किलो कोयला लेके आते हैं, उसको जलाते हैं, उसमें से निकलता है हीट एनर्जी, और फिर अगर आप उसको देखेंगे तौल के, तो जो उसका राख होगा वो 1 किलो तो नहीं होगा, मुश्किल से 50 ग्राम या 100 ग्राम होगा। तो बाकी जो मास था वो कहाँ गया, सिंपल सा बात है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हुआ एग्जांपल, मास टू हीट एनर्जी कन्वर्सेशन। दूसरा है ना, एनर्जी टू मास क्या बोल रहा है कि आपको एनर्जी ला के दें, आप उससे मास बना लें। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि आपको एनर्जी मिले और आप उससे मास बना लें? शायद आपको सोचने पर आंसर मिलेगा, शायद नहीं देखा है। हाँ, आप देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये काम आपके आने से पहले, इवन ह्यूमन के आने से पहले हो चुका है। कौन सा काम? यूनिवर्स फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। यही है एनर्जी टू मास कंजर्वेशन। इसको एक्सप्लेन करते सिंपली समझिए कि क्या बोलता है, कि एनर्जी था और मास में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक थ्योरी उसमें से है बिग बैंग की थ्योरी, है ना, कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। ठीक है, उसके पहले क्या था, उसके पहले पूरा एक टुकड़ा था, है ना, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बोल सकते हैं कि मास नहीं, एनर्जी का पूरा टुकड़ा था जो कि ब्लास्ट हुआ, है ना। और धीरे धीरे जब ब्लास्ट के बाद मास का फॉर्मेशन होने लगा, किस आधार पे? पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं था, एटम तो छोड़िए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं था जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनने लगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से फिर एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल बना, और धीरे धीरे कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर बनने लगे। जैसे पहले गैस का फॉर्मेशन हुआ, है ना, गैसियस क्लाउड बने, वो गैसियस क्लाउड एक्यूमुलेट होके छोटे छोटे गैलेक्सी बनने लगे, उस गैलेक्सी में छोटा छोटा एक्यूमुलेशन हुआ, है ना। तो धीरे धीरे मास आने लगा, तो जैसे जैसे मास आने लगा यूनिवर्स में, वैसे वैसे ग्रेविटी भी डेवलप होने लगा, और ग्रेविटी के चलते एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करके आपस में जुड़ने लगा, और जुड़ के क्या हुआ कि गैस से वो जैसे कि स्टार बन गया, है ना। ठीक है, मास आया, ग्रेविटी डेवलप हुआ और स्टार बन गया। ठीक, तो स्टार बन गया, फिर स्टार बहुत साल जिया, और अपना उसके बाद वो स्टार ख़त्म हो गया। ख़त्म दो फॉर्म में हुआ, या तो वो ब्लैक होल बना, और या तो वो नया प्लानिटरी सिस्टम को डेवलप हुआ। ठीक है, तो इस तरह से
प्लैनेट्स बने, ठीक है, और मतलब कि कोई स्टार टूटा और वो प्लैनेट बना, है ना। इवन कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो भी किसी स्टार से आया है। कौन से स्टार से आया है? इसका सिर्फ एक एग्जांपल है, आपके सामने जो दिखाई देता है रोज़, वही स्टार सूरज। तो सूरज के जो भी पापा रहे होंगे, हाँ पापा कहने का मतलब है कि सूरज, मतलब ये जो सूरज देख रहे हैं उससे नहीं आया है। ये सूरज एक समय क्या होगा कि इसका बड़ा रूप होगा, ठीक है, उसका फ्यूल ख़त्म हो गया होगा और फिर वो ब्लास्ट किया होगा और उसके बहुत सारे टुकड़े, उसमें से एक आपका अर्थ भी होगा, अर्थ फॉर्म किया होगा, ठीक है। और फिर जो, तो कोई भी स्टार टूटता है तो छोटा छोटा प्लानिटरी बॉडी या एस्ट्रॉयड वगैरह बनाता है और उसका जो कुछ पार्ट बचता है वो बन जाता है फिर से न्यू स्टार, जिसको बोलते हैं डॉर्फ स्टार। तो आप जो देख रहे हैं वो पिछले सन का, जो आज सन देख रहे हैं, मतलब जिनको हम उनके पापा बोल रहे हैं, ठीक है, उनका ये बच्चा हुआ और, ठीक है, और अर्थ भी उसी का पार्ट हुआ। तो ऐसे अर्थ फॉर्म किया होगा। तो हम क्या बोल रहे थे, एनर्जी टू मास कन्वर्सेशन का। तो यूनिवर्स जो बना इसी तरह से बना कि यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ पहले एनर्जी का टुकड़ा था और फिर वो धीरे धीरे इस तरह से मास में कन्वर्ट होते गया। और फिर हम देखें कि जैसे जैसे मास आया, ग्रेविटी डेवलप हुआ और अलग अलग प्लानिटरी बॉडी भी उस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बने, है ना। तो इसके पहले न्यूटन ने भी ग्रेविटी को यूनिवर्सल लॉ डिक्लेयर किया था और उसको यूनिवर्स को उससे समझाने की कोशिश किया था। देखें कि यूनिवर्स में ग्रेविटी कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, यूनिवर्स को बनाने में ग्रेविटी का कितना बड़ा हाथ है ना। और आइंस्टीन को आप समझ गए किस तरह क्यों महान है, कि इस फार्मूला से उन्होंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। इवन कि यूनिवर्स फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन हो जाता है इसी फार्मूला से। और इसी फार्मूला के बाद में जाके एक ख़राब उपयोग हुआ न्यूक्लियर बम बनाने में। अब बाद में अच्छा भी उपयोग हुआ न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में, ठीक है। तो न्यूक्लियर बम भी इसी फार्मूला पे बना, आपका न्यूक्लियर एनर्जी भी इसी फार्मूला पे बना और आपका यूनिवर्स भी इसी फार्मूला से एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन महान है और इनका E=mc² फार्मूला इसलिए इतना फेमस है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि इन्होंने यूनिफाई किया कौन से कॉन्सेप्ट को, मास और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूनिफाई किया अपने इक्वेशन E=mc² में। तो इस तरह से उन्होंने यूनिफिकेशन और रिडक्शन मेथड यूज करके यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। हम दो फिजिसिस्ट का अभी तक स्टोरी देख चुके हैं और दोनों में यही देखा कि दोनों ने यूनिफिकेशन और रिडक्शन मेथड को यूज करके किसको एक्सप्लेन किया, यूनिवर्स में सब चीज़ को, है ना, पूरा यूनिवर्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको से कोई पूछे कि हम क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो आप बोल सकते हैं यूनिवर्स, है ना, नेचर या फिजिकल वर्ल्ड। क्या है यूनिवर्स, क्या है फिजिकल वर्ल्ड, क्या है नेचर। फिजिक्स के आधार पर कोई भी चीज़ जिसमें मास है या एनर्जी है उसको हम यूनिवर्स का पार्ट बोलेंगे, वही है यूनिवर्स, है ना, ठीक है, वही है यूनिवर्स का पार्ट, है ना। सब चीज़ जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास सब यूनिवर्स है और सब में या तो मास है, एनर्जी कॉमन है और दोनों आपस में भी रिलेटेड है E=mc² से। लेकिन अभी कहानी थोड़ा सा बाकी है और इस कहानी में एंट्री होता है स्टीफन हॉकिंस का। तो मॉडर्न डे के सबसे फेमस साइंटिस्ट हुए स्टीफन हॉकिंस। पहले बात करते कि ये किस लिए फेमस है। इन्होंने ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। क्या हुआ, क्या है ब्लैक होल। हमने अभी बताया कि स्टार जब भी तबाह होता है तो या तो वो फटता है ना, जिससे प्लानिटरी बॉडी फॉर्म होती है, या तो वो ब्लैक होल बनता है, ठीक है। फटता नहीं है वो, क्या होता है ब्लैक होल फॉर्मेशन, आप कभी इसका हम बात करेंगे अपने आगे के क्लासेस में जब हम मैकेनिक्स थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ब्लैक होल के फेनोमेना को इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने यूनिवर्स को बहुत अच्छे तरीक़े से एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपने बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में, है ना। यूनिवर्स के फॉर्मेशन से लेकर यूनिवर्स कैसे तबाह होगा उसका बात इन्होंने किया। इन्होंने फिर से एक अप्रोच लिया यूनिफिकेशन रिडक्शन मेथड का और इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई करके यूनिवर्स को एक नए फॉर्म में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, ठीक है। और इन्होंने, इनका जो सबसे फेमस पार्ट है वो है इनका 8 सीरीज का एक लेक्चर जिसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसमें इन्होंने पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, इवन बिफोर द फॉर्मेशन और आफ्टर की यूनिवर्स जब ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा। मतलब इन्होंने बताया कि यूनिवर्स बनने से पहले क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और यूनिवर्स बनने के बाद क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी तक बात हो रहा था कि यूनिवर्स जो अभी प्रेजेंट है वो कैसा है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने क्या किया कि और आगे गए ये, है ना, और इन्होंने टाइम को एक्सप्लेन किया, बताया कि यूनिवर्स फॉर्मेशन के पहले
जो यूनिवर्स होगा वो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसमें, और यूनिवर्स जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, है ना। तो इन्होंने बात किया कि इसके पहले जो भी साइंटिस्ट है, जैसे कि जितने भी फिजिक्स के लॉ है, वो बताए कि उन्होंने बताया कि जैसे ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो बताता है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस और मास एनर्जी के बीच में रिलेशन, और पूरे फॉर्मेशन के, यूनिवर्स को फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है ना, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इन्होंने कहा कि जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के पहले, है ना। जो भी फिजिक्स के लॉ इस यूनिवर्स के लिए हम जानते हैं वो हमारे पीछे, मतलब यूनिवर्स के फॉर्मेशन के पहले वो वैलिड नहीं होंगे, उनको हम लागू नहीं कर सकते हैं, और यूनिवर्स जब ख़त्म हो जाएगा तब भी ये सारे लॉ इनवैलिड हो जाएंगे। इन्होंने मतलब कि अभी तक के जितने भी लॉ बन आए, जो भी फिजिक्स के लॉ बनते हैं, उसका स्कोप बताया कि किस तरह से वो लॉ भी मान्य नहीं होगा यूनिवर्स बनने के पहले, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने यूनिफिकेशन किया और यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा रुक जा रहे हैं अपने इस एक्सप्लेनेशन को। कौन सा एक्सप्लेनेशन? यूनिवर्स के एक्सप्लेनेशन को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हमको थोड़ा और समय चाहिए इसको बताने के लिए, तो इसको हम अगले वीडियो के लिए रखते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, अभी हम थोड़ा सा और बात करने वाले हैं। अभी हम अपने टॉपिक को चेंज करके यूनिवर्स के फॉर्मेशन या यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाले टॉपिक से हटते हैं और फिजिक्स के अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बात हमने यूनिवर्स पे कर लिया, इसको थोड़ा सा जो पार्ट बच गया उसको हम अगले वीडियो के लिए रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि फिजिक्स में हमने क्या देखा कि यूनिफिकेशन और रिडक्शन के मेथड से जितने भी साइंटिस्ट आए वो नेचर को एक्सप्लेन किया, है ना। उन्होंने नेचर को, फिजिकल वर्ल्ड को, यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया, है ना। तीनों साइंटिस्ट का हम एग्जांपल देख लिए। स्टीफन हॉकिंस की कुछ कहानियाँ भी बाकी है जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जितने भी साइंटिस्ट आए, जो भी लोग आए, उन्होंने नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया उसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो सब जगह कॉमन उन्हें दिखाई दे रहा था, चाहे वो मास हो, चाहे वो एनर्जी हो, या दोनों का इक्विवेलेंस, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने पूरा यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया। तो इसके लिए जो उन्होंने सबसे बेसिक टूल का इस्तेमाल किया वो है क्या? हाइपोथेसिस, एक्सियोम और मॉडल। क्या होता है ये बेसिक टूल? हाइपोथेसिस, एक्सियोम और मॉडल। चलिए इसी के बात कर लेते हैं। ये टूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, है ना। इवन कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सब में ये टूल इस्तेमाल होता है। क्या है ये टूल, है ना? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सिंपली एक एजम्पशन है ना। कुछ भी हम मान लेते हैं कि वो शायद सही है ना। कोई चीज़ को हम, या स्टेटमेंट या थ्योरी को मान लेते हैं कि चलो वो सही है, जैसे बिग बैंग थ्योरी, है ना। ये एजम्पशन है और उसके आधार पर बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन हो जा रहा है ना। एक एजम्पशन है जिसके आधार पर हमारे यूनिवर्स फॉर्मेशन एक्सप्लेन हो जा रहा है। हो सकता है ये आगे जाके ये थ्योरी गलत हो जाए, है ना। अभी तक तो ये मेरे सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रही है। तो ये एक इमेजनरी, कहने का मतलब है एक थ्योरी है जो हमारे अभी तक के जितने भी हम ऑब्जर्वेशन देखे उसको एक्सप्लेन कर दे रही है। इवन कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो कि ये अट्रैक्शन के फेनोमेना को एक्सप्लेन करती है। अगर इसको आप हाइपोथेसिस को प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ नहीं हो पाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये थ्योरी गलत भी साबित नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे थ्योरी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी में यूज होती है ना। नेचर को पढ़ने में ऐसे थ्योरी यूज होती हैं, ठीक है। तो ये एक टूल हुआ हाइपोथेसिस, कि हम कुछ अपने अनुसार इमेजिनरी एक थ्योरी बनाते हैं जो हमारे करंट प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो आप भी ऐसा कुछ थ्योरी बना के अगर आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। यह एक साइंटिफिक टूल है, फिजिक्स का एक बहुत अच्छा टूल है जिसको सारे साइंटिस्ट यूज करते हुए आए हैं। इसको आप सीख लीजिए, है ना। कि ऐसा नहीं है कि कहीं से थ्योरी जो है टपक के आती है ना। लोग खुद से एज्यूम करते हैं, है ना, खुद से उसके बारे में सोचते हैं, और उस थ्योरी से अगर उनका जो भी एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, या जो भी चीज़ वो देख रहे हैं एक्सप्लेन हो जाता है, तो हाइपोथेसिस के आधार पर उसको हम फिर आगे पढ़ते हैं। अगला है एक्सियोम और मॉडल। एक्सियोम और मॉडल क्या है? एक्सियोम जैसे कि जो स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, जैसे कि आप एक ना एक दिन मरेंगे, है ना, ये एक्सियोम हो गया, ये ट्रू अपने आप में, ठीक है। तो जो अपने आप में स्टेटमेंट ट्रू है उसको बोलते हैं एक्सियोम। दूसरा है मॉडल। मॉडल क्या होता है? ये भी हाइपोथेसिस के आधार पर क्या आता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट को, है ना, किसी भी फेनोमेना को जो भी हम देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम जो थ्योरी बनाते हैं उसको हम मॉडल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एटम को जब समझना चालू किया
तो आपने देखा किस तरह से जे थॉमसन, रदरफोर्ड या नाइल्स बोर है, तो उन्होंने अलग अलग एटॉमिक मॉडल दिया और आइटम को एक्सप्लेन किया। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जे थॉमसन प्लम्स पुडिंग मॉडल लेके आया, जो कहीं ना कहीं चार्ज फेनोमेना को, एटम के अंदर जो चार्ज पाए जाते हैं उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, लेकिन वो आगे जाके गलत हो गया, तो उन्होंने एज्यूम करके एक मॉडल बनाया जो फिर आगे कुछ एक्सपेरिमेंट तो उनका एक्सप्लेन हो गया, लेकिन फिर आगे जाके गलत हो गया। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, तो रदरफोर्ड ने पहले एक्सपेरिमेंट किया और उनका एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने अपना मॉडल दिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लेकिन वो भी कुछ हद तक सही रहा और फिर कुछ जिस फेनोमेना को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, वहाँ पर वो गलत साबित हुआ, उसका वही ड्रॉबैक हुआ और फिर नाइल्स बोर का एटॉमिक मॉडल आया। ठीक है, और पिछले मॉडल में कुछ इम्प्रूवमेंट करके उन्होंने फिर से एटम को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि मॉडिफिकेशन होते रहता है साइंस में, है ना। ज़रूरी नहीं कि जो आज थ्योरी आप पढ़ रहे हैं वो आके जाके सही ही हो, है ना। हो सकता है उसको आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े, कुछ पार्ट उसका गलत हो, कुछ पार्ट उसका सही हो। ठीक है, तो ये एक दिमाग में बना के रखिए आप, है ना, कि थ्योरी कैसे डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस कैसे डेवलप होता है, मॉडल क्या होता है ना। ठीक है, मॉडल एक एक्सप्लेनेशन होता है, स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन होता है जो कि हमारे करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, तो ये 3 टूल हैं जो किसी भी साइंस को पढ़ने में ये यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सियोम, मॉडल और हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हमने देखा कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, अभी तक क्या पढ़ते आया ये देखा। फिर साइंटिस्ट की कहानी के आधार पर हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने यही जो हमने डेफिनेशन एक तरह से देने का कोशिश किया कि नेचर को पढ़ते हैं, तो किस तरह से उन्होंने नेचर में क्या पढ़ते हैं ये बताया, कैसे उन्होंने नेचर को एक्सप्लेन किया ये देखा, है ना। यूनिवर्स को कैसे एक्सप्लेन किया वो देखा। थोड़ा सा पार्ट बचा जो हम अगले वीडियो के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें कोर्स में क्या इसी तरह से रोमांचक कहानियाँ पढ़नी है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं, है ना। हमें अप्रोच यही रखना है। आप ये कहानी या ये पूरा बात आपको बताने का एक ही पर्पज़ था कि पढ़ते कैसे हैं या फिजिक्स में पढ़ते क्या है, ये है ना। अभी तक ये बात आपको नहीं हुआ था। ठीक है, कि पढ़ते कैसे हैं, क्या पढ़ते हैं, ये कोई सब्जेक्ट किस तरह से वर्क करता है, तो ये है सब्जेक्ट का वर्क करने का तरीका, है ना। हाइपोथेसिस, एक्सियोम, मॉडल, ये है तरीका वर्क करने का किसी सब्जेक्ट का। क्या उसके मेथड होते हैं, यूनिफिकेशन, रिडक्शन, जैसे देखा कि आपने फिजिक्स का मेथड था यूनिफिकेशन, रिडक्शन, है ना। तो ये होता है फिजिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका, टूल, है ना। अब हम लोग क्या पढ़ना है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें जो करंट 11-12 में क्या पढ़ना है वो बात करेंगे, कैसे पढ़ना है वो बात करेंगे, क्यों पढ़ना है ये भी बात करेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होगा, किन बुक को फॉलो करना होगा। ठीक है, और एक पार्ट जो बच गया यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।